से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में लालू प्रसाद से पूछताछ हो रही थी। तकरीबन 6 घंटे तक लालू प्रसाद से पूछताछ हुई। मीसा भारती के आवास पर यह पूछताछ चल रही थी और पहले राउंड में 3 घंटे तक पूछताछ हुई, दूसरे राउंड में भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई और 6 घंटे तक लालू प्रसाद से कई सवाल पूछे गए और बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 55 सवाल थे जो सीबीआई ने लालू प्रसाद से पूछे हैं। और नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला, जमीन के बदले नौकरी पाने वाले कई उम्मीदवारों के बारे में भी सीबीआई ने उनसे सवाल पूछे। सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर आई थी कई डॉक्यूमेंट, जिसे पढ़कर और लालू प्रसाद यादव को दिखाकर ये सवाल पूछे गए। जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा तकरीबन 6.25 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक बाहर हूँ और यहाँ पर ये हालांकि आवास जो है उनकी पुत्री मीसा भारती का है, लेकिन जिस तरह से बाकायदा अगर मामले की बात करें, जिस तरह से इस मामले में सीबीआई की टीम जो है 2 राउंड पूछताछ की और लंच के बाद जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है तकरीबन 2.5 से 3.25 घंटे तक पूछताछ की गई और इस दौरान तकरीबन 50 से 55 सवाल पूछे गए और जिसमें कि प्रमुख तौर पर वो सवाल किया गया कि जो जिस वक्त में आप केंद्रीय रेल मंत्री थे उस वक्त में कई ऐसे उम्मीदवारों को जो नौकरी लगी है, तो क्या उसकी जो जमीन से जुड़े हुए मामले में क्या आप लोगों ने खरीद बिक्री किया था या नहीं किया था, अगर किया था तो किस तरह से किया था, नगद खरीद बिक्री किया था या क्या किस तरीके से बाकायदा किया गया था, तो इस मामले में पूछताछ की गई। हालांकि इस मामले में चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दायर किया जा चुका है और 15 मार्च को इस मामले पे कोर्ट के सामने भी उन तमाम आरोपियों को पेश होना होगा जिसके खिलाफ सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जो है हालांकि बहुत बेहद पुराना है, साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में है, लेकिन उस वक्त की तमाम बातों को जानने के लिए, पूछने के लिए सीबीआई की टीम के द्वारा आज टीम आई थी यहाँ पे पूछताछ करने के लिए और लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 6.25 घंटे तक इस मामले में पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उन तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है, उस पूछताछ की प्रक्रिया को कैमरे पे रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद उन तमाम चीज़ों को अब आगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस तरह से इस मामले में तमाम सबूत को इकट्ठा किए गए हैं और तमाम जो बयान दर्ज किए गए हैं उसके आधार पर आगे कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और शंकर आनंद हम इस वक्त हमारे साथ बने हुए। शंकर, क्या जो सवाल 50 से 55 की बात आ रही है या फिर डॉक्यूमेंट लेकर आई थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, ये सारी बातें कही जा रही थी, क्या सारे सवाल नए थे? क्या इसके बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी मिल पाई है? देखिए, आज सीबीआई की टीम जो है तकरीबन 8 सदस्य टीम आई थी और वो जो पूछताछ की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सवालों को आज लालू प्रसाद यादव से पूछा जा रहा था। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के जो परिवार के सदस्य हैं उनका कहना था बहुत सारे ऐसे जो सवाल थे वो सवाल जो है वो पुराने सवाल थे, उसमें बहुत ज्यादा कोई नए सवाल नहीं थे, लेकिन जो कुछ सवाल नए जो पूछे गए थे वो बेसिकली मुख्य तौर पर उनकी संपत्ति से जुड़ा हुआ सवाल जवाब आज किया गया और लालू परिवार के कई सदस्य हैं जो उनके जिनके नाम पर वो संपत्ति थी तो किस तरह से बाकायदा अर्जित की गई थी और इसके साथ ही उनके परिवार के कई सदस्यों के प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी मांगी गई। इसके साथ ही सीबीआई की टीम अपने साथ भी कुछ दस्तावेज लेके आई थी और उन तमाम दस्तावेजों को दिखा करके और खुद सीबीआई के अधिकारी पढ़ करके उसमें कई आरोपियों का स्टेटमेंट सुना रही थी और उसके बारे में भी जानकारी मांगा जा रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तकरीबन 6.25 घंटे की जो पूछताछ हुई है, तो 6 घंटे के पूछताछ में तमाम उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया गया और खास तौर पर कई ऐसे जो लोग हैं जिसका स्टेटमेंट पहले से सीबीआई दर्ज कर चुकी है, जिसपे ऐसे उम्मीदवारों का स्टेटमेंट जो बाकायदा जिससे जो जमीन के बदले नौकरी देने का जिसपे आरोप लगा था, जिसपे बाकायदा तो उनके बारे में पूछा गया और कई ऐसे जो रेलवे के अधिकारी हैं उसके बारे में पूछा गया। तो लालू प्रसाद यादव हालांकि प्रयास कर रहे थे कि ज्यादातर सवालों का जवाब दिया जाए। हालांकि सवाल ऐसे सवाल भी थे जो साल 2004 से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव अब हालांकि उनकी उम्र भी हो चुकी है तो कुछ सवालों में वो फंसते हुए भी नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा स्पष्ट खुल के नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी। लेकिन इस तमाम सवाल जवाब की प्रक्रिया के दौरान में लालू प्रसाद यादव के द्वारा जरूर ये प्रयास किया गया कि जांच एजेंसी को संतुष्ट किया जाए। जो भी सवाल पूछा जा रहा था सीबीआई के द्वारा उन तमाम सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जा रहा था। तो सीबीआई के सूत्र भी उनका कहना है कि सवाल जवाब के दौरान में तो पूर्ण तौर पे वो संतुष्ट हुए। हालांकि अब 15 मार्च को कोर्ट के सामने
जब उन तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा तो उसके बाद कोर्ट में किस तरह से सीबीआई के द्वारा दलील दी जाएगी वो देखना लाजमी होगा। हालांकि इस मामले में कहा जा सकता है कि उन तमाम आरोपियों की दिल की धड़कन जरूर बढ़ जाएगी जब वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना लाजमी होगा कि क्या कोर्ट से जमानत उस वक्त में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में लालू प्रसाद से सीबीआई की पूछताछ पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने निशाना साधा है। दिल्ली में संजय जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद ने जो घोटाले किए हैं उसी कुकर्मों का वे हिसाब दे रहे हैं। और लालू जी ने जो घोटाले किए हैं, जिस तरह से गरीबों की जमीन लिखवाई है, आज उन कुकर्मों का हिसाब वो दे रहे हैं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, ये नीतीश सरकार जो बिहार में अलग हुई, नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, उसकी टीस अभी तक आप लोगों के मन से नहीं गया है, इसके चलते ये सब हो रहा है। अभी तक तो वो 6 महीने पहले तक तो जेल में थे 1 साल, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ उनको जेल से निकले हुए, और रीनल ट्रांसप्लांट के और किडनी फेलियर के कारण ही वो जेल से निकले थे। लालू जी ने जो काम किया है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। जो उन्होंने अपराध किया है, जो उन्होंने गरीबों की बद्दुआएं ली हैं, उन्हीं बद्दुआ का नतीजा है कि लालू जी जैसे व्यक्ति को इस तरह के हालात में हैं वो। इधर दिल्ली में लालू प्रसाद से सीबीआई की घंटों पूछताछ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई पर लालू प्रसाद को परेशान करने का आरोप लगाया। सिर्फ ऑपोजिशन के पार्टी के लोगों को है, उनको पता है कि लालू जी ऑपरेशन करा के अभी लौटे हैं सिंगापुर से, बाहर से, और कल तो आदरणीय राबड़ी जी के यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई का रेड। सीबीआई आज पहली बार नहीं कर रहा है, बार बार देखिए केंद्र में जब से सरकार ही बनी है तब से ऑपोजिशन को डराने का काम करती है, और ये अब डर गई है कि 2024 सत्ता से बेदखल होगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी इलाज करा के आए हैं, ऑपरेशन करा के आए हैं, इस तरह से करना ये इंसानियत नहीं है, यह बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। इसको जनता इनको जवाब देगी, और अगर लालू जी को कुछ होता है इसका पूरा जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और खबर है यूपी के बलिया से, जहां भोजपुरी गायक पवन सिंह पर स्टेज प्रोग्राम के दौरान हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि गाने की फरमाइश को लेकर भीड़ में किसी युवक ने पवन सिंह पर पत्थर फेंका, जो पवन सिंह के गाल पर जा लगा, और इसके बाद पवन सिंह ने स्टेज पर से हमला करने वाले को सामने आने की चुनौती दी। घटना के बाद की स्थिति क्या थी आप देख पा रहे हैं। भगदड़ की स्थिति हो गई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, भीड़ को खदेड़ा भी। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे कि ढेला मारा कौन है, कि करा मैं जोर पता नहीं दिखावत है मारा था। बताइए हद होता है, मैं बोलता नहीं हूँ यार, चुप ही रहता हूँ। 8 मार्च को पीएम हाउस और गया एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण भवनों और कार्यालयों को उड़ाने की धमकी देने वाले सिरफिरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धमकी देने वाला सिरफिरा गया में सिंचाई विभाग का एक बर्खास्त इंजीनियर विनीत कुमार है, जिसने आपसी रंजिश में किसी को फंसाने के लिए धमकी भरा पत्र जारी किया। पिछले दिनों एक धमकी भरा पत्र जारी किया गया था जिसमें 27 लोगों का नाम था। इसमें गया के 3 लोगों का भी नाम था, और इस पत्र के माध्यम से दिल्ली में पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली, वाराणसी और गया एयरपोर्ट को ड्रोन के माध्यम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस में हड़कंप की स्थिति थी। पुलिस ने इस पत्र में शामिल गया के 3 लोगों को पकड़ा है। कड़ाई से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने धमकी भरा पत्र लिखने वाले विनीत के पास से ओरिजिनल पत्र को भी बरामद किया है। एक व्यक्ति जिसका नाम विनीत कुमार है, उसके द्वारा इस प्रकार का पत्र अंतिम लिखा गया है, और उसको जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके पास से जो पत्र उसने भेजा था वो फोटोकॉपी भेजा था, और उसके पास से ओरिजिनल पत्र लिखा हुआ उसको बरामद किया गया है। और तथा उससे जब आगे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको कई लोगों से विवाद चला रहा है, उसके घर वालों से विवाद चला रहा है,
कई अन्य लोगों से भी विवाद चला आ रहा है और उन लोगों को फंसाने की नीयत से उसके द्वारा कई लोगों का नाम दिया गया है तथा कुछ लोगों का नाम उसके एक खबर आ रही है कि पटना जंक्शन से एक मोबाइल कंपनी के मैनेजर लापता हो गए। मैनेजर 4 मार्च से लापता है। लापता मैनेजर भागलपुर के रहने वाले हैं और पटना जंक्शन से भागलपुर जाने के लिए निकले थे। 4 मार्च की सुबह 9:30 बजे वो पटना जंक्शन पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। और इस बीच मैनेजर सुमन के मोबाइल से उनकी मां को एक फोन आया जिसमें उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की गई। फिरौती मांगने जाने के बाद जीआरपी ने यह मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। मोबाइल कंपनी के मैनेजर सुमन अपने घर भागलपुर आने के लिए निकले थे, लेकिन वो लापता हैं। ये लाल कोठी का वही मकान है विपिन कुमार पांडे निवास, जिसमें उनका पूरा परिवार जो है दूसरे तल्ले पर रहता है और यहीं पर वो आने के लिए निकले थे, लेकिन आज तक जो है उनका कुछ पता नहीं चला है। वहीं पर 2 दिनों की मसला होता था तो कैसा तो बहुत भला आदमी थे। अभी तक वो इतने दिन हो गए वापसी नहीं पुलिस कर पाई है। क्या कहेंगे इस रवैये पर पुलिस की? क्या कहा जाए, प्रशासन ने कुछ करेगी। आपका पैसा निकासी हो रहा है और ये घटना लगभग 3-4 दिन हो गया है, उसके बाद भी पुलिस का रवैया सही नहीं। आखिर पुलिस अभी तक अपहरणकर्ताओं के पहुंच क्यों नहीं पाई है, बड़ा सवाल है। जबकि एक डॉक्टर का भी अपहरण पटना से किया जा चुका है और उनकी भी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी जो है अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुमन को मुक्त कराती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। गोपालगंज पुलिस ने आभूषण दुकान में लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूटकांड के मास्टरमाइंड और यूपी बिहार के मोस्ट वांटेड विजय यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विजय यादव यूपी में देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गोबरही गांव का रहने वाला है। पुलिस ने विजय यादव के पास से एक पिस्टल, 3 कारतूस, लूट में इस्तेमाल बाइक, हेलमेट, जैकेट और इसके साथ 27,500 रुपए कैश के साथ भारी मात्रा में लूटा गया सोना चांदी बरामद किया। गिरफ्तार अपराधी पर पहले से 6 मामले दर्ज हैं। वहीं इस लूटकांड में फरार 5 अन्य अपराधियों की भी पहचान का पुलिस ने दावा किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में जगदीश प्रसाद की आभूषण दुकान से 4 फरवरी को 10 लाख से ज्यादा के गहनों की लूट हुई थी। थाना अंतर्गत बथुआ बाजार है, वहाँ 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो 3 बाइक पर सवार होकर आए थे, एक ज्वेलरी शॉप है उसमें लूट का घटना को अंजाम दिया था। इसमें सदर हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इसमें आसपास के थानाध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। टीम लगातार काम कर रही थी और तकनीकी सूचना, मैनुअल इनपुट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी 6 अपराधियों की पहचान की गई थी। और इसमें से जो मुख्य अपराधी है उस मनोज यादव, जो देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो हथुआ थाना अंतर्गत एक मित्रेसी है उनके मकान में किराए पर छुप कर रह रहा था, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किया गया है और उससे पूछताछ के आधार पर जो लूट में गया हुआ ज्वेलरी का सामान है उसमें से काफ़ी सामान बरामद किया गया है। कुछ नकद राशि भी बरामद की गई है और लूट के क्रम में जो बाइक इस्तेमाल हुआ था, स्प्लेंडर बाइक, उसको भी बरामद किया गया है और जिस हेलमेट और जैकेट को पहनकर इसने घटना को अंजाम दिया गया था उसको भी बरामद किया गया है। और हम लोग इस सभी जो जेवरात बरामद हुए हैं इसका टीआईपी परेड कराएंगे और इससे पूछताछ जारी है। इसने बताया है कि और जो 5 अपराधी हैं वो कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्णिया के बनमनखी में 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 35 साल के व्यक्ति पर लगा है। पीड़ित की मां ने बताया कि उसका पड़ोसी विद्यानंद मंडल उसकी बेटी को दवाई खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने बच्ची का वीडियो भी बनाया था। 2.5 महीने पहले उसने वीडियो बच्ची के पिता को दिखाया। इसके सदमे से पिता को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब वो उसी वीडियो के आधार पर मां बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। आखिरकार पीड़ित की मां ने बनमनखी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहाँ के जो है कि बगल के एक जो है कि नेता के द्वारा और वो बात भी करवाए कि उनकी बच्ची के साथ एक अश्लील वीडियो बनाकर एक पड़ोस का ही एक युवक है 35 वर्षीय जो है कि उसको ब्लैकमेल करता था और गोली खिला के गंदी हरकत करता था उस बच्ची के साथ। और वो वीडियो अपने जो है कि लड़की के पिता को दिखा दिया। वो हार्ट का पेशेंट था, बस वो जो है कि बस उसका मृत्यु हो गया बस वहीं पे।
मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल हो चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों पर रोशनी डालती एक खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न मांगेंगे जवाब। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। मलेशिया फ्लाइट 370 का प्रीमियर बुधवार 8 मार्च रात को 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Malaysia 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. एविएशन में हुए सबसे दिल दहलाने वाले रहस्यों में से एक, इंडियन ओशन की सतह के ऊपर 239 लोग गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। जब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है तब इंसान छोटे से छोटे काम नहीं कर पाता। एक कमर्शियल प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय ढंग से लापता हुए प्लेन के बारे में दी गई थियरीज का खुलासा करेंगे। अधिकारियों और मीडिया के ज्यादातर लोगों को यकीन था कि सैटेलाइट डेटा का सिर्फ एक मतलब है कि प्लेन दक्षिण की ओर गया था, लेकिन वो गलत थे। प्लेन में 227 पैसेंजर्स थे, उनमें से कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता था। क्या नए सुरागों से हमें जवाब मिल सकता है? अगर प्लेन ऑटो पायलट पर नहीं था तो क्या कोई और ज्यादा डरावनी वजह थी? क्योंकि प्लेन्स इस तरह गायब तो नहीं होते। दुनिया भर में वैज्ञानिक, पत्रकार, एनजीओज, यहाँ तक कि बड़े कॉरपोरेशंस भी जवाब पाना चाहते हैं कि आखिर मलेशिया फ्लाइट 370 के साथ हुआ क्या। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।